अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो सोचो कभी विश्वजा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोग मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी तरह मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि चीज़ें और बेहतर करूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोग्राम देखें। मेरी आज की जो गेस्ट हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो गेस्ट आए उसके साथ हम काफ़ी मेरा जो एक्चुअली प्रोग्राम है सोचो कभी, उस टॉपिक को लेके हम चीज़ों को लेके चलें। तो आज की जो मेरी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी सीरियल्स कर चुकी हैं, 7-8 साल इनको फील्ड के अंदर हो गए हैं। और इनकी अचीवमेंट्स में से ये अचीवमेंट भी है कि इन्होंने मूवीज़ भी करी हैं। और उनका नाम है नम्रा शाहिद। जी, कैसी है नम्रा? मैं बिल्कुल ठीक अच्छा, हूँ। निम्रा करें या नम्रा करें, ये भी क्लियर कर दें आज, नम्रा कहेंगे क्योंकि नम्रा। गूगल में आपको जगह जगह जो है वो निम्रा। हाँ, ये बस मुझे लग रहा है गूगल कुछ अपनी तरफ से एक्ट कर। और जो आप मैंने एक चीज़ ये भी देखी थी कि आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने मेंशन किया था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। हाँ, तो उसको किस तरह? हाँ, नहीं उसमें से कुछ ये था कि एक तो मेरा नाम नम्रा है। दूसरी चीज ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ उसको लेके भी उसको लेके बहुत सारे क्लैशेस थे। मैं 1995 में पैदा हुई हूँ और वो गूगल पता नहीं क्या क्या बता रहा होता है। कभी मैं 30 साल की होती हूँ, कभी मैं 31 साल की होती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे देखा कि ये तो शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे हैं। खैर मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मैं अब शादीशुदा हूँ। उस वक्त नहीं थी। हाँ, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनाई उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं थी। अब हूँ। अब माशाल्लाह मेरी एक बेटी है। और तो उस वक्त से बड़ा वो दिखाते थे कि नम्रा शाहिद, इनका तो इतना बड़ा घर है, इतने करोड़ रुपए ये लेती हैं। अच्छा, ये भी चलता है ना, ये अक्सर चलता है। आए आपको अब दिखाएं इनकी हाँ, इनकम, आए नम्रा शाहिद का घर दिखाएं। अब चाहे वो अजीब सा घर हो, वो घर देख के आपका दिल करे हैं ये मेरा घर है, काश ये मेरा घर होता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन। नम्रा, इंडस्ट्री में कितना आपको एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया? मुझे ऑन एंड ऑफ काम करते हुए 8 साल हो गए। और पहला कमर्शियल था, प्ले था? मैंने सबसे पहले कमर्शियल से स्टार्ट किया था और कमर्शियल्स मैंने 2 साल कमर्शियल्स किए। फिर उसके बाद मैंने 8 साल कमर्शियल को नहीं गिना। मैं जो 8 साल बता रही हूँ वो मैं अपना एक्टिंग करियर बता रही हूँ। एक्टिंग के? हाँ, एक्टिंग मैंने 2016 में स्टार्ट की थी और पहला ड्रामा जो मेरा ऑन एयर हुआ था वो था साया दीवार भी नहीं, हम टीवी का शहजाद कश्मीरी का प्ले था। और बस वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा अभी 1-1.5 साल का गैप आया था क्योंकि मेरी शादी हुई, मेरी बेटी हुई। तो वो बहुत ज़रूरी गैप था। अब मैंने दोबारा काम स्टार्ट। तो पहला जो आपको ब्रेक थ्रू मिला वो ऑर्गेनिक था या आपको लगा कि यार चलो ये कोई जानने वाले थे, उन्होंने कभी चलो? नहीं, जानने वाले तो मैं कहूँगी कि मेरे शजरे हजरे में कोई एक्टर नहीं है। कोई एक्टर नहीं है मेरी पूरी। तो आप बिल्कुल आउट ऑफ इंडस्ट्री? बिल्कुल। तो ये शौक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कभी एक्टिंग का शौक नहीं था। बेसिकली ये कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, ये कुछ इत्तेफाक कह लें। पहले जब किसी ज़माने में मॉर्निंग शोज़ हुआ करते थे तो मेरी अम्मी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थी, तो हम वहाँ पे ऑडियंस जैसे जाती है वैसे जाया करते थे, तालियां वगैरह बजा लिया करते थे, गा लिया करते थे। उसके बाद ये है कि किसी ने मुझे रेफ़र किया कि आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कमर्शियल भी कर लिया करें। और आप उस वक्त बहुत यंग थी? बहुत मैं बचपने की बात बता रही हूँ। आई वाज इन स्कूल। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं कमर्शियल भी कर लेती हूँ। फिर एक एजेंसी में अपना ऑडिशन दिया और उसके बाद मुझे कमर्शियल्स मिले, मैंने कमर्शियल्स में काम किया। उसके बाद जब 2 साल गुजर गए तो एक बस ऐसे जो सब आपको बहुत चढ़ा देते हैं, जैसे 2 शोज के बाद आप एसआर किए हैं। 2 शोज के बाद आप एसआर किए। वैसे ही मैं कुछ कमर्शियल्स के बाद मुझे किसी ने कहा कि भाई आप तो एक्टिंग कर सकती हैं, आप एक्टिंग कर। आ गया, ये शुरू हो गई बात। हाँ, ये शुरू हो गई क्योंकि बेसिकली जब आप कैमरा ऐसी चीज है कि जब आप इसे फेस कर लें
तो आपके अंदर मैं समझती हूँ एक फेयर जो होता है वो निकल जाता है, आपके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे मैं इस बात से बहुत रिलेट करती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के लोगों में बहुत तमीज़ है, हमारे लोगों को बहुत उठना बैठना बात करना आता है। वो फैमिली से मिलने, उन्हें सलाम दुआ करना आती है। क्या बात कि ये मैं एक्टर्स की बात नहीं कर रही, ये मैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी फील्ड की बात कर रही हूँ। चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो कोई ऑडियो इंजीनियर हों, या चाहे वो कोई भी हो, कोई सेट का बंदा हो, जो बंदा इस फील्ड से रिलेट करता है उन्हें तमीज़ है, उन्हें उठना बैठना आता है, सलाम दुआ कहने आती है। उन्हें पता होता है कि हम 4 लोगों में जा रहे हैं तो वो किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, हमें सलाम दुआ करनी है। उनसे बहुत तमीज़ से आप जनाब, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो वो हमारी इंडस्ट्री में है। तो उन सब लोगों ने कहा कि आपको तो एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। और जब मैंने कमर्शियल्स के बाद मुझ में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ गया, मैं इवन अपने स्कूल में भी प्लेज में सब में एक्टिंग करने लगी, मिमिक्री करने लगी। मिमिक्री करने का बड़ा उस जमाने, थोड़े टाइम पहले बड़ा एक क्रेज था, तो वो सब स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब एक्टिंग करने उतरे तो पता चला कि नहीं, एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज़ है और एक्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्टिंग एक टैलेंट तो है, साथ साथ इसके बहुत सारे, आप जैसे कह लेंगे ग्राफ होते हैं, आप ये एक बहुत मेहनत का काम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और या तो इसे सीखें, और सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप गाते गाते गवैया बन जाएंगे, क्या बात, या तो आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी इदारे में आप एडमिशन लें, जो यहाँ पे है नहीं। हमारे पास ऐसे इदारे हैं नहीं जो एक्टिंग सिखाएं। वो एक ही इदारा है, नापा। उस वक्त मैं तो ये कहूँगी कि मैं नहीं समझती कि अगर उस वक्त मैं नापा में जाती तो मुझे कोई इतना सपोर्ट करता कि तुम जाओ और सीखो, और इस चीज़ पे, ये जो चीज़ है, ये जो एक्टिंग जो चीज़ है, इस पे इतने पैसे लगाओ। क्योंकि मेरी फैमिली तो जो मेरे फादर हैं या जो मेरे जितना भी ददियाल है, ननियाल है, वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट, और कोई भी दूर दूर तक तो था ही नहीं, ना था, ना है, और ना सपोर्ट करता है। तो नम्रा, ये एक्टिंग वाली बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको खुद कब रियलाइज़ हुआ कि मैं लुक्स और ये सारी चीज़ों से आगे एक चीज़ जो है वो एक्टिंग है। जब तक ये स्किल्स मेरे, तो ये आपने पहले ड्रामे में जब मैंने अपना पहला ड्रामा ऑनर हुआ और उसे अपनी टीवी पे लगाया, और बेसिकली मुझे बचपन से जो एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है ना, वो मिलता है अपनी वालदा से। क्या बात है। और वो सिर्फ एक्टिंग में नहीं, हर चीज़ में। इवन कभी शादी से पहले कभी कोई लड़का भी पसंद आया तो मैंने कहा अम्मी ये है, तो मैं कहती थी नहीं ये नहीं। और कभी कोई अच्छा भी लगता तो मैं कहती थी हाँ देखो इसको भगाना मत, और वो मैं भगा दिया करती थी। तो वो हमेशा से जो जेन्युइन फीडबैक मिला वो मुझे मेरी वालदा से मिला। अच्छा, अम्मी जो है वो आपकी शुरू से वर्किंग वुमन थी या? शुरू से तो शी नोस के सोसाइटी के क्या? हाँ, नहीं, और इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि एक एक्टिंग और एक सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छे गाने सुनने के शौकीन है ना, तो आप किसी भी सिंगर को पकड़ सकते हैं। बेशक आप गा ना सकते हो, लेकिन आप बता सकते हैं कि हाँ यार ये गा सकता है, या आप बता सकते हैं कि खुदा का वास्ता हाथ नहीं लगाना किसी को, अब नहीं गाना, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो वो जाहिर है उन्हें शौक है, देखती हैं वो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये क्या किया है। मैंने कहा अम्मी पहला ड्रामा था। अम्मी ने कहा तो अच्छा, घर में ही शुरू हो गया ना सारा हिसाब कि अम्मी ने कहा नहीं अभी तो बहुत ज़रूरत है तुम्हें। और ये कह के मेरी अम्मी कमरे से निकल गई। उन्होंने वो ड्रामा, वो एपिसोड भी पूरा नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, क्रिटिसिज्म घर से ही शुरू था कि नहीं प्लीज तुम किसी का टाइम और पैसे ज़ाया मत करो, नहीं हो रहा तुमसे। मैंने कहा क्या नहीं हो रहा मुझसे, ये क्या बात हुई? क्योंकि अपने आप में मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, अपने आप में मुझे लग रहा था कि वेरी गुड, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया जिंदगी में, झंडे गाड़ दिए मैंने, और अभी तो ये एक ड्रामा है, उसके बाद तो लाइन लग जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो कुछ टाइम बाद जब
एक ड्रामा बस बहन का कैरेक्टर था तो बचते बचाते लाइंस फेंक के गुजार दिया, 2 गुजार दिए। फिर एक ड्रामे में अभी तक अम्मी सेटिस्फाई नहीं हुई है 2-3 अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मा नहीं, satisfy- 2 शुरू के जो 2-3 शुरू के 2-3 अभी अब अम्मा 2-3 ड्रामास हाँ। में अम्मा सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मेरा एक प्ले आया था, अब मैं नाम नहीं लूंगी उस प्ले में, क्योंकि मुझे जो डायरेक्टर मिले उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना टफ टाइम मिला। वो इसको हम इन गुड वे लेंगे भी इन अ गुड वे, ओके इन अ गुड वे, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई ओके इन दैट वे। टफ टाइम उन्होंने दिया कि मुझे भाई ये क्या टफ टाइम दिया कि सिर्फ मुंह उठा के सेट पे क्या आ बात। जाना और कपड़े पहन के मेकअप करके खड़े हो जाना एक्टर नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि एक्टिंग सीखें, और वो आप कैसे सीखेंगी, आप अपने जो अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप अच्छा आर्टिस्ट समझती हैं उनके आप ड्रामास देखें और उनकी डायलॉग डिलीवरी का तरीका देखें, और आप अभी के नहीं, अभी तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या बन रहा है, आप पुराने ड्रामे उठा के देखें, आप धुआं देखें, आप अनकही देखें, और आप हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं जिस तरह बात करते हैं उनसे बात करें, उनका तरीका देखें। और उन्होंने कहा आप कबीर खान साहब के साथ बैठे हैं, आप मरीना खान के साथ बैठे हैं, आप कोशिश करें कि आप तो ये जो नुमान डायरेक्टर एजाज थे के ये साथ भी कोई बैठें। मुझे लग रहा है कोई बहुत ही हाँ तो उन्होंने कहा कि आप ये करें पहले तो, और दूसरी बात ये है कि बीइंग एन एक्टर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अगर आप सेट पे आई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉन्टिन्यूटीज क्या हैं, क्या बात। आपको पता होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर में क्या क्या रिक्वायर्ड है और वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, आपको प्रोडक्शन या कोई सेट का बंदा करके नहीं देगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि सीन पढ़ते हैं, सीन को याद करते हैं, और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, ये आप उन लोगों के लिए एहसान करते हैं जो आपके सामने होते हैं और वो ऑलरेडी उन्हें एक्टिंग आती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्हें एक्टिंग आती है, अगर आप चाहते हैं कि किसी का वक्त ज़ाया ना हो तो पहला काम ये करें कि अपनी लाइंस को याद रखें और अपनी क्यूज को याद रखें, क्योंकि आपकी क्यू पे सामने वाले की एक्टिंग डिपेंड करती है। तो वो उस टाइम से मैंने फिर बहुत सारी चीजें शुरू की सीखना। और इसको आपने लिया कि हाँ यार ये बात तो उसी ड्रामे में मैंने इस चीज का अहद कर लिया था कि अब काम सीखना है और ये आसान नहीं है। और मैं यूं बिल्कुल नहीं कहूंगी, हरगिज नहीं कहूंगी कि मुझे एक्टिंग आ गई है या मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, नहीं। लेकिन मैंने उस टाइम से इसको सीखना शुरू किया और अभी तक सीख रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं यूं भी नहीं कहूंगी कि मैंने इम्प्रूव किया, मैं यूं कहूंगी कि मैं अभी तक सीख रही हूँ और मैं आगे भी सीखती रहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि वैसे इनकी सारी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक्टिंग या कोई भी आर्ट एक ऐसी चीज है, देखिए आर्ट कभी कंप्लीट नहीं होता, आर्ट कंप्लीट है ही नहीं। तो मुझे क्या पता मुझे आया नहीं आया, तो मैंने सीखा नहीं सीखा। नम्रा, वो कौन सा प्ले था आपका जिसमें आपको लगा कि हाँ यार मैं एक्टिंग कर गई हूँ, या अम्मा ने कहा कि बेटा ये हुई ना बात? मैं आज तक नहीं कहती कि मैं यहाँ एक्टिंग कर गई हूँ, मुझे अम्मा से कहाँ तारीफ मिली? मेरा एक प्रोजेक्ट आया था तेरी मेरी लव स्टोरी, वो बेसिकली रमजान प्रोजेक्ट था एक्सप्रेस का, और उस पे मुझे एक नादिया का कैरेक्टर था मेरा, और वो एक बड़ी जॉली लाइवली लड़की होती है। तो वो मैंने कहा मेरा नया प्ले आ गया है, ये वो है। मैंने कहा माँ आप देखें, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखती, तुम रोती धोती हो, मुझे नहीं पसंद आता तुम्हारा रोना धोना, ये वो तुम्हें वैसे भी नहीं आता। मैंने कहा नहीं देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो एक पहला ड्रामा था जो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने, क्योंकि रमज़ान प्ले था तो वो कभी होते थे फ्री, तो वो उन्होंने ड्रामा देखा, तो उसमें उन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन करके कहा कि मुबारक हो, अब आप थोड़ा काम करना ठीक सीख गई हैं। अच्छा, मैंने कहा क्या घर से ही? अच्छा ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, सही ओके फाइन। तो वो ये था कि मेरे वालिद और वालिदा दोनों वाकई खुश हुए कि वो आपने काम, मेरे अब्बू को भी पसंद आया। वैसे तो वो मेरा कोई काम देखते नहीं है, अभी भी नहीं देखते, पहले भी नहीं देखते थे, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि हाँ अब लेकिन रिकग्नाइजेशन कुछ किया है, हाँ कुछ किया है। और वाकई उस टाइम से मतलब 2019 से ही मुझे ये चीज़ें, कुछ बेहतर चीज़ें मिलना शुरू हुई और लोगों ने
पसंद करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन सी कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़, क्योंकि मैंने आज तक कोई, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ऐसी चीज़ आई है या मेरा कोई ऐसा ड्रामा है जो बहुत हिट हो, और अगर हिट हुआ भी है हिट तो का मुझसे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हिट का ताल्लुक एक डिफरेंट, मुझे हिट का तो फंडा ही कुछ अलग लगता है। हिट का ना वो गैमिक्स कहते हैं ना, वो चीजें ही अलग हैं कि अब आप, मैं बहुत सारे ऐसे ड्रामे जानता हूँ या मैंने सुना है जो हिट हो गए, लेकिन मुझे देखा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हिट हुए। नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हिट होता है या बहुत ज़्यादा उसका नाम होता है, तो आप जब उस ड्रामे को देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार, इस एक्टर की वजह से ये ड्रामा इतना पसंद किया जा रहा है। जैसे अक्सर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और टीचर भी रह चुके हैं, साकिब समीर, बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो कहते थे कि अगर कहते हैं कि कैसे समझ आएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने कहा मेन लीड, कहते थे मेन लीड तो मेरे सामने नाम मत लेना, मेन लीड, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है? तो अगर अपनी उस कहानी में से अगर अपना कैरेक्टर निकाल दो और वो कहानी कहीं नहीं जा रही, तो इसका मतलब आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कैरेक्टर उस कहानी से हट जाए और वो कहानी चलती चली जा रही है, तो इसका मतलब आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अगर आप कोई कर रहे हैं और आपकी एक्टिंग वाकई लोग देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, जैसे नुमान एजाज है या इमरान अशरफ के कुछ एक आध प्लेज बहुत हिट हुए हैं, तो वो उनकी एक्टिंग की वजह से हिट हुए हैं, ना कि सिर्फ उनकी स्टोरी की वजह से। अब तो कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं कि स्टोरी पसंद आ जाती है, हीरो हीरोइन का रोमांस पसंद आ जाता है, तो वो आप कह देते हैं कि यार इससे चल गया तो चल गया। तो अब तो बेसिकली जो स्टोरीज हिट होती हैं या कोई ड्रामास हिट होते हैं, तो वो ये होता है कि जी हीरो बहुत अच्छा लग रहा था, जो उसके कपड़े थे ना, जो उसका स्टाइल था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बेसिकली समझती हूँ कि सिर्फ इसलिए ना कोई हिट हो या इसलिए ना कोई पसंद किया जाए कि उसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं या उसका स्टाइल बहुत लेकिन अच्छा है। लेकिन आजकल ये चल रहा है, मतलब अब तो यही नहीं, चल लेकिन रहा है। ये भी है कि हमारी कुछ एक्ट्रेसेस जो बहुत कमाल एक्ट्रेस हैं, इवन फीमेल हैं या इवन मेल हैं, वो बहुत कमाल एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं, तो उन्हें उनकी इस बेस पे नहीं लिया जाता कि उनकी लुक्स बहुत अच्छी, उन्हें इस बेस पे लिया जाता है कि यार बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई एक्टर चाहिए इसके लिए। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई इसलिए मुझे कास्ट करेगा कि यार हमें यहाँ पे एक्टिंग चाहिए, हाँ, स्क्रिप्ट हो तो कि लगे कि हाँ भाई यहाँ एक्टिंग चाहिए। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो इस कैरेक्टर के साथ वफा कर जाए, तो इसलिए हमने आपको उसको जस्टिफाई करे, इसलिए हमने आपको कास्ट किया। तो अगर मुझे कोई कास्ट करेगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी। तो ये ड्रामों से और मूवी तक का सफर ये क्या था कि मूवीज, आपने मूवी भी कर दी, वीआईपी एक मूवी आपकी आई। हाँ, वो बेसिकली वो भी इसी तरह से कि वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, बहुत फेयर ऑडिशंस हो रहे थे, वो उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की थी कि हम ऑडिशन कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, आपको उसके लिए आना है, क्योंकि जाहिर है फिल्म का फ्रेम बहुत बड़ा होता है, फिल्म का पर्दा इतना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे आपकी लुक्स देखने हैं, फिर वो हम आपको बताएंगे कि आपको मज़ीद कितनी तैयारी करनी है, वेट वगैरह किस तरह आपको मैनेज करना है, क्या करना है, क्या हम आपके बालों के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरा वो स्क्रीन टेस्ट कोई 5 घंटे का था जो राना कामरान ने किया था, और वो हर चीज़ कैरेक्टर के हिसाब से कि ये एक टीचर है तो ये लेंसेज यूज़ नहीं करेगी, इसके बाल यूं रहेंगे और इसका मेकअप ज़्यादा नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक बैग होना चाहिए, आपका वो जो टीचर का पूरा एक प्रॉपर, क्योंकि हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम फिल्म बना रहे हों। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको जवाब देते हैं। फिर मुझे 1-2 दिन बाद जवाब आया कि जी यू आर सिलेक्टेड, और मैंने कहा व्हाट रियली, मैं क्योंकि बेसिकली जब आप ड्रामास कर रहे हो तो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि फिल्म का बंदा और ड्रामा का जो बंदा होता है वो डिफरेंट होता है, उनके फेस डिफरेंट होते हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी डिफरेंट होते हैं। तो ये बात मुझे उस वक्त तक इतना अंदाज़ा नहीं था
जब मैं सेट पे गई और जब मैंने पहला सीन परफॉर्म किया तो मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, स्पेशली जब सलीम महराज और एहतेशामुद्दीन एक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा वाकई एक्टिंग डिफरेंट होती है फिल्म की और ड्रामा की। कमाल लोगों के नाम लिए आपने दो। हाँ जी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जरूर देखता हूँ कोई दोनों प्रोजेक्ट। बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इनकी बात लगती है वो ये है कि उनकी मॉडेस्टी बहुत है दोनों में। दोनों मैंने इन्हें कभी भी गुरूर करते हुए नहीं देखा, अरे बड़े और हर किसी से इतनी अच्छी तरह मिलते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही स्टार, ऑफ कोर्स मैं इन्हें स्टार समझती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ये है स्टार जो अपने काम से पहचाने गए हैं, वाकई, अपनी बिल्कुल। शक्ल से नहीं या अपने स्टाइल से नहीं, कमाल ये acting। लोग अपने काम से पहचाने गए हैं। तो ये वो स्टार्स हैं कि आपको मिलके लगेगा कि नहीं कि यार आप वही हैं जिन्हें मैं ड्रामों में उसमें देखता हूँ। कोई रोल दे दें, कोई भी रोल कुछ कर दें, ये कोई भी कैरेक्टर। देखा, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि जहां आपको एक्टिंग दरकार होगी वहां आप बोलेंगे कि सलीम महराज साहब आ जाएं, राशिद फारूकी साहब आ जाएं। मेरी फिल्म में वो भी थे राशिद फारूकी, लेकिन वो कर ना सके काम क्योंकि उनको और कुछ कहीं और जगह अपनी उनकी डेट्स लॉक थी, और इस फिल्म के लिए एक स्पेशल हेयर स्टाइल चाहिए था जो इनका कैरेक्टर एहतेशामुद्दीन ने किया था, और सैफी हसन साहब थे। तो ये वो आर्टिस्ट हैं कि जब आपको वाकई एक्टिंग देखनी होती है। और इनके साथ टफ था काम करना या क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये आप यकीन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर कोई कहती थी ना कि सलीम भाई ये, क्योंकि मैंने ये पहली बार नहीं किया था, उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो अगर मैं कहती थी कि सलीम भाई ये है क्या करूं, तो वो कहते थे कि जो तुम्हें समझ आ रहा है ना, फ्रीडम, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वैसा करो, क्योंकि तुम भी एक एक्टर हो, तुम्हें भी पता है कि कौन सी चीज किस तरह परफॉर्म करनी है और इसका क्या स्केल होना चाहिए, किस तरह से करनी है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम जैसा करना चाहती हो वैसा करो, मैं तुम्हारे सामने हूं। और मैं वाकई कहती हूँ कि आज भी मैं 3-4 प्रोजेक्ट उनके साथ कर चुकी हूँ, 2 ड्रामास कर चुकी हूँ, 1 फिल्म कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी सलीम महराज के सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है उनके साथ काम करने में, बड़ा डर लगता है। ये मैं उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी क्लिप। मुझे बड़ा डर लगता है उनके सामने काम करने में, क्योंकि बाकी नहीं, मुझे मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरे जो आइडियल है ना, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, वो ये लोग हैं। मतलब ये सामने आ जाए ना तो मैं उनको कहूंगा सर दोनों हाथों से सैल्यूट है, कमाल कर दिया, कमाल एक्टर। मतलब आप इनको किधर कहीं भी ले जाके खड़ा कर देंगे ना तो ये आपकी शान है, समझ शान है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो मूवी का रिस्पांस कैसा रहा? मूवी का रिस्पांस ओवरऑल ठीक था। और ये कौन से ईयर की बात है आपकी? सेम 2023? ओके, ये इसी साल की बात, क्योंकि ये बकरा ईद पे रिलीज हुई थी और ठीक था, इतनी कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये थी कि इसके हीरो और हीरोइन दोनों बहुत ज़्यादा नोन नहीं थे, बहुत नोन फेस नहीं थे, मैं थी, और हम दोनों ही बहुत न्यू थे, स्पेशली फिल्म के लिए। मैं समझती हूँ कि अगर फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद की फिल्म होती तो वो ज्यादा देखी जाती। बिल्कुल ये तो हमें वो मौका दिया ही नहीं ऑडियंस ने कि वो फिल्म देखें, क्योंकि किसी भी चीज को आप अच्छा या बुरा तब कह सकते हैं जब आपने देखी हो, आपने देखी नहीं तो आपको कैसी लगी? कि आपको लगा? मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। ओके, राना कामरान ने उस फिल्म को फिल्म बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ट्रीटमेंट पूरा हुआ, बिल्कुल। फिल्म को देख के कहीं से यूं नहीं लगा यार ये तो ड्रामा है, फिल्म को देख के लगा कि फिल्म है। और ये किसकी प्रोडक्शन थी, क्या था पीछे, कौन था कोई? बेसिकली इसको प्रोड्यूस तो ज़करिया खर ने किया था और को प्रोडक्शन राना कामरान की थी, और राना कामरान पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे थे इस फिल्म को। और ये सिनेमास में, ये ओवरऑल हर जगह ऑल ओवर द पाकिस्तान, वहाँ पे बकरा ईद पे इसकी लॉन्च हुई, बकरा ईद पे सही लॉन्च हुई थी। तो अब आजकल
कोई प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? जी 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 जी। अब मैं आजकल अब ये जो गैप आया था अभी आपके शादी के बाद, आपने बताया कि 10th मंथ की हो गई आपकी बेटी बेटी मेरी माशाल्लाह। 10 महीने की हो तो गई। अभी कितना गैप है टोटल? 1-1.5 साल आप अभी 1-1.5 इंडस्ट्री साल में? मैं बिल्कुल इंडस्ट्री आपने कहा में, जी बिल्कुल। घर देखूंगी, जी 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 जी। मियाँ देखूंगी, बच्चियाँ मैं देखूंगी, देखूंगी। मैं देखूंगी, बच्चे देखूंगी। बेसिकली मेरा प्लान तो यही था कि मैं शादी के बाद काम नहीं करूंगी। नहीं करेंगी? नहीं, मेरा यही प्लान था और इवन इस पे सब अग्री भी करते थे कि हाँ नहीं करना और चाहिए। आपका खुद का था ये कि भाई मैं अब, ये मेरा खुद का था कि तो मैं ये शादी कहाँ के से आया बाद था कि मैं अब काम नहीं ये कुछ बिल्ट इन होता है आपकी फैमिली से। मैं एक बड़ी देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जहाँ पे आपको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आपको घर बसाना है, घर संभालना है, आपको बच्चे हाँ वो पालने हैं, हाँ। आपको लेकिन मेरा पता नहीं कुछ शुरू से ही पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से मामला बहुत डिफरेंट रहा है। मैंने जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा जो ख़ानदान है वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं। इवन मेरी जितनी भी कज़न्स हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और सब पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके माँ बापों ने उन्हें हार्डली मैट्रिक मतलब एक इंटर सर्टेन है, उसके बाद भाई बस हाँ दैट्स एक इट। सर्टेन लेवल है, हाँ, उसके बाद उन्होंने उनको पढ़ने नहीं दिया कि नहीं हमारे यहाँ इतना पढ़ते नहीं है, हमारे यहाँ शादी करते हैं। मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा मेरी वालिदा की वजह से, क्योंकि मेरी वालिदा बिल्कुल अलग है। मैं वर्किंग एक वूमेन थी, उनको पता था नहीं चीजों का। मैं बेसिकली मेरा जो फैमिली है वो कुरैशी है, वालिदा मेरी गुजराती है, इंडियन है, और उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह से आइडिया था। उनका दिमाग, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर बच्ची को स्पेशली ऐसी माँ दे जैसी माँ मेरी गुजराती है। हैं। जी गुजराती हम हैं। तो गुज्जू बोलते हैं ना, मैं जी तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी लाइफ जी में गुज्जू फैमिलीज को। तो माशाल्लाह जैसी मेरी वालिदा है हर Please, और बड़े हाँ फोकस लोग होते हैं। उसके अलावा भी कि हर बेटी को ऐसी माँ मिलनी चाहिए। क्या बात है। क्योंकि अगर आप एक बच्ची को सपोर्ट नहीं कर रहे ना, अगर आप उसे वो मुकाम नहीं दिला रहे जो माशरे में मिलना चाहिए, तो आप एक बच्ची के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, आप समझ लें एक पूरी नस्ल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब आप एक बच्ची को पढ़ाएंगे नहीं, उसे इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, उसे काम नहीं करने देंगे, उसे वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहती है, और लेकिन ये भी इन अ गुड वे। मैं ये नहीं कहूंगी मैं Okay, हाँ बिल्कुल, आप इजाजत दीजिए, सब हाँ, चीजें करें, लेकिन हाँ, उस पे भी उसकी आप भी एक लिमिटेशन limit होनी हो, चाहिए। क्या तो बात मेरी वालिदा ने इस चीज का बड़ा ख्याल रखा। अगर मुझसे कोई कहता है कि जी मर्द और औरत बराबर हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, मर्द सुपीरियर है, अल्लाह ताला ने बनाया है और रहेगा। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि औरत अगर पीछे है तो वो इतना पीछे रहे कि कहीं नजर ही ना आ रही हो। बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। मर्द की पसली से बनी है ना औरत, तो औरत अच्छा, इसका भी इतना गलत भी मतलब, हाँ इसका भी गलत मतलब लिया इसका भी जाता है। गलत मतलब है ना, औरत ये इतनी भी टेढ़ी पीछे नहीं है है। तो हाँ यूं है तो फलानी, ये इसलिए नहीं था, हम्म, ये इसलिए था, सॉरी मैं आपके ऊपर जी जी कर रहा हूं, बिल्कुल ये बिल्कुल, इसलिए था कि पसली का जो जिक्र किया ना वो कर्व की वजह से, कर्व की वजह से क्या है, बिल्कुल तो वो ये था कि अगर ज्यादा उसको वो करोगे तो टूट टूट जाएगी, जाएगी। तो हैंडल विद केयर वाली केयर बात विद होती है, वाली और हमने बात है। इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ हम तो बातें ले जाते हैं ना। मैं अभी जैसे कि अक्सर वो बड़े लोगों का फेमिनिज्म जाग जाता है कि मैं जब कहती हूँ कि मर्द औरत से सुपीरियर है, तो वो है नहीं जी, वो तो यूं है, वो तो नहीं, ऐसी कोई ये बात बड़ी नहीं। बात है वैसे, इसको अंडरस्टैंड करना और इस उम्र में चीजों इस चीज को मानना। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। हम कभी बराबर नहीं हो सकते, हम चाहे कुछ कर लें, जितना औरत आगे चली जाए। और मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत हद से ज्यादा आगे चली जाएगी तो इससे मामला और माशरा सिर्फ खराब होगा, अच्छा नहीं हो सकता। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जब आप औरत को देखें, जब आप एक मर्द को छूट देते हैं ना, तो मैंने ये चीज नोट की है कि एक वक्त पे आके वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। लेकिन जब आप एक औरत को छूट देते हैं ना, एक बच्ची को छूट देते हैं, तो एक वक्त पे आके वो रिबेलियस बन जाती है। वो ये समझती है कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है। वो समझती है मेरी ही दम से सब कुछ है, मुझे ही करना चाहिए। लेकिन जब मुझे ही करना पड़ेगा ना तो लग पता जाएगा।
जब एक घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ेगी ना तो लग पता जाएगी। जब सब कुछ मुझे ही अपने हाथ से करना पड़ेगा ना तो लग पता जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो आप बिल्कुल, मैं समझती हूँ एक इंडिपेंडेंट अगर आप कहें तो वो क्या हो सकता है कि जी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मैं समझती हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे मेरी वालदा ने पढ़ाया, मेरे माँ बाप ने, उन्होंने पढ़ाया, ये बहुत अच्छा किया। मुझे काम करने की इजाज़त दी, ये बहुत अच्छा किया। मुझे अपना शौहर चुनने की इजाज़त दी, ये बहुत अच्छा और किया। ये आपके हकूक में से एक हकूक है। हुकूक में से एक हुकूक है कि आपके पास मतलब आपको ये राइट्स मिले में। राइट्स मिले में। इधर भी हम घुस जाते हैं। बिल्कुल। हाँ कि भाई नहीं, पहले से किया हुआ था, पहले से ये था, नहीं वो यूं भाई, था। लड़की बताए ना, लड़की से पूछो भाई। हम तो खानदान से बाहर करते नहीं हैं। हाँ ये भी है। हाँ लड़का यूं होना खानदान। चाहिए, हाँ। वो यूं नहीं जी, वो तो उन्होंने पसंद किया। मैं समझती हूँ बस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो फिर आप वही वाली बात है कि जब एक लड़की को आप इतनी आजादी देंगे तो रिबेलियस बन जाएगी। तो आपने इस आजादी का कितना फायदा उठाया? मैंने इतना ही फायदा उठाया। मैंने काम किया और शादी आपने अपनी पसंद से की। वेरी गुड। और आपकी अब मैरिड लाइफ और आपकी लाइफ में भी जो 1.5 साल, आई गेस 1.5 साल कैसे गुजरे हैं ये, और कैसा रहा आपको कि भाई मैं एक इंडस्ट्री की थी और फिर उसके बाद मैंने वहाँ ये वाले फेज में आई और फिर मैंने गैप दे दिया इंडस्ट्री को, और फिर मैंने प्लान किया था कि मैंने दोबारा नहीं जाना, और अब आप जा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ। हाँ। तो ये जरा, ये कुछ ऐसा था कि बेसिकली जब आपको अगर कोई चीज मिल जाए ना तो आप नाशुक्र हो जाते हैं। तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया था ना, बहुत आसानी से मिल गया था। ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए, फिर प्रोडक्शन हाउस गए, सेलेक्ट हो गए, ड्रामे मिल गए। तो वो 4-5 साल बड़े आसान थे, तो इसलिए बड़े आसानी से कह दिया करती थी कि मैं तो शादी के बाद काम नहीं करूंगी, मुझे तो नहीं करना। इस 1.5 साल में मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिस जगह पे थी, इस जगह के लिए लोग कितने जतन करते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। और जिस मुकाम पे मैं थी, उस मुकाम पे आने के बाद लोग पीछे नहीं हटते। और मुझे अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से नवाजा हुआ था, माशाल्लाह। फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जब मैं इस जगह पे थी तो बहुत सारे लोग जो मैं समझती थी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरी पोजीशन की और मेरे एक्ट्रेस, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस जो हूँ, आपके सराउंडिंग में थे वो मेरे दोस्त थे। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कितने लोग मुझसे जलते थे। वो नजर आते थे कि मुझसे बहुत खुश हैं, लेकिन वो जलते थे। और फिर मैंने 1.5 साल में ही इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिया कि मैंने कहा नहीं, काम मेरी पहचान है और पहचान होनी चाहिए। वही वाली बात, अपनी आज़ादी का इतना ही फ़ायदा उठाया कि पहचान बननी चाहिए, और मैंने पहचान बनाई। नम्रा, मैं भी ना आपकी जो जितनी भी कॉन्वर्सेशन मुझसे हुई है, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आप बहुत स्ट्रेट हैं चीज़ों को लेकर। हाँ। और आप रियल लाइफ में भी बिल्कुल आप, अच्छा, हस्बैंड के साथ भी आपका यही चलता है, भाई ये सही है, ये गलत है, या यूं? नहीं। नहीं, लेकिन उनको ये तो होता होगा कि जो आपकी अम्मी के अंदर जो चीजें थी, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने भी उसको। मैं अपनी वालदा की 10% हूँ, मैं बड़ी 10% हूँ बिल्कुल। जितनी समझदार, जितनी सुलझी हुई, जितनी अक्लमंद, जितनी इंटेलिजेंट मेरी माँ है, मैं उतनी नहीं हूँ। उन्होंने हर चीज़ को बहुत तरीके से लेके चली हैं वो, और जितना उन्होंने हर चीज़ को, मतलब अलग अलग पहलू, आप देखिए ना, इस चीज़ को तस्लीम कर लेना कि नहीं, मैं एक औरत हूँ, मेरी एक लिमिटेशन है, और मैं जहाँ से आई हूँ मुझे अपना नाम भी बनाना है, कामयाब भी होना है, लेकिन इस तरह कि अगर मेरे वालिद साहब या मेरा भाई माशरे में है तो कभी उनका सर ना झुके। और मैं बड़ा अल्लाह ताला, अभी भी ये नहीं कि मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, नहीं, इवन मरते दम तक मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि मेरे भाई का या मेरे बाप का या मेरे शौहर का सर ना झुके। बाकी काम तो आप करते रहते हैं, कामयाब तो जरूरी नहीं कि एक ही इंसान कामयाब हो, बहुत सारे लोग कामयाब, और कितने लोग आ गए, चले गए, कामयाब होके नाम रह गया,
तो लेकिन बस आपका माशाल्लाह ये जो फिर इसका मतलब है जो ये शादी वाला जो पीरियड है पूरा लेके अब तक ये बहुत हाँ अप्स एंड कंफर्टेबल डाउन्स, हाँ कंफर्टेबल भी रहा और अप्स एंड डाउन्स। मेरे शौहर भी माशाल्लाह एक अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुझे बता देते, और मुझे कोई और चीज़ पसंद उनको नहीं आती तो वो मैं भी उनको बता उनको भी देती हूँ। लगता है कि हाँ यार मैं मेरी वाइफ जो है वो बहुत सेंसिबल है, हाँ रिकग्नाइज करते हैं इस बात हाँ को कि हाँ यार बिल्कुल इसके अंदर रिकग्नाइज ये करते हैं। क्वालिटियां हैं ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो इस चीज़ को मानते हैं। और एक आध दफ़ा शोज़ पे भी आ चुके हैं तो काफ़ी ये बात कह चुके हैं कि जी मेरी बीवी में समझ है, थोड़ी सेंसिबल है। उसका एक वजह ये भी है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में शादी नहीं की, मैंने एक सही एज में शादी की है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब मेरी शादी हुई तो फिर इस चीज़ को मैंने माइंड में रखा कि चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। वरना अगर मैं समझती हूँ ये तो एक बैलेंस है, अगर आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो सामने वाला भी नहीं रख तो अब पाएगा। आपने बेटी का नाम आपकी क्या है वैसे? हुरम, हुरम हुरम। जी, हुरम तो बहुत ज्यादा अभी आपके साथ ही अभी तो 10 महीने की है जी। तो ये अभी आप इसको मैनेज कैसे करेंगी कि दोबारा जब आप इंडस्ट्री में जाती हैं तो फिर तो थोड़ा मेरी वालदा उसको बहुत, ओके अम्मी मेरी अम्मी से वो बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा। और इवन अभी भी मेरी अम्मी उसको संभाल रही हैं। और मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने 28 साल बाद बेटी दी है, तो मुझसे कहीं ज़्यादा कनेक्शन मेरी हाँ ये वालदा का हाँ, है नानी जो होती है मेरी बेटी हाँ, के साथ, दादी नानियाँ दादियाँ नानियाँ। तो जबकि आप यकीन करें मेरी नानी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं था, नहीं था। लेकिन मेरी जो उसकी कुछ एक वजह ये भी थी कि बहुत नानी के बहुत सारे बच्चे थे, अम्मी के पास सिर्फ मैं हूँ, एक बड़ा भाई है, बड़े भाई की शादी नहीं हुई और ये घर का पहला बच्चा है। तो अम्मी का बड़ा कनेक्शन है मेरी बेटी के साथ, तो वो उसको संभालती हैं और बड़े आराम से संभालती हैं, बड़ी मज़े से संभालती हैं। बल्कि अभी कहीं मैं कहती हूँ कि चलो मैं इसे ले जाती हूँ साइड पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, इतने लोग होंगे, ये कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रखोगी इसको, नहीं इसका तो नहाना, इसके तो ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो वो एक दिन में पता नहीं क्या क्या हो जाता है तो वो ज़्यादा उसे अच्छी तरह मैनेज कर लेती है। 1-1.5 साल बाद जब आप कम बैक कर रही हैं तो अभी आपको लग रहा है कि कुछ मुश्किलात हैं या नहीं? बस आपने जब कहा कि भाई मैं आ रही हूँ तो प्रोजेक्ट्स आ गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने 1-1.5 साल बाद काम स्टार्ट किया तो फिर मुझे सबकी दोबारा से एक और रियलिटी चेक मिला। ओके, जो लोग फोन पे फोन किया करते थे उन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिए, गैप आ गया ना, गैप आ गया ना। तो मैं बड़ी परेशान थी उन दिनों, तो मेरी अम्मी को मैंने कहा हम लोग बहुत खतरनाक हैं ये सब बातें, बहुत तो मुझे मतलब हॉल आने लगा, बहुत खतरनाक कि यार हमारी नहीं इस फील्ड में, मैं समझती हूँ शायद हर फील्ड में ऐसा है इसमें कुछ मुझे ज्यादा पता नहीं क्यों कि आपका कोई अपना आप नहीं है, बस स्टारडम में रहे आप, आपकी बस वो आती रहे, आप इंटरव्यूज देते रहे, आप लोगों के साथ पिक्चर्स आपकी आती रहे, तो मतलब ये हाँ, तब तक आपको जैसे आपका कोई गैप आया हाँ, नहीं तो आप नहीं गॉन केस हो गए, आप गॉन केस हो जाते हैं और आपका इस फील्ड में आपका कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिटर ट्रुथ है कि इसीलिए मैं इस फील्ड से बिल्कुल दोस्ती रखने के हक में नहीं हूँ। मेरी कोई इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है इस फील्ड में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आपके करीब कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो तब तक है जब तक आप टीवी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं है। आप अकेले ही रह जाते हैं अपने आखिरी वक्तों में, या जब आप बीमार हो जाएंगे, या जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, या जब आप टीवी स्क्रीन्स पे नहीं आ रहे होंगे। मैं खुद कहती हूँ ना कि मैं जब 1.5 साल मैंने गैप लिया तो मुझे कोई एक एक्टर बता दे कि उसने मुझे कॉल करके पूछा हो कैसी हो तुम, या क्या हो रहा है, या हस्बैंड कैसा है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था। तो या इवन जब मैंने वापस आने की कोशिश की तो किसी एक्टर ने बोला हो कि यार मैं कर देता हूँ। एक आध कोई अगर हो भी या है भी तो वो मैं समझती हूँ कि उनसे बिल्कुल ही अलग किस्म का फैमिली बॉन्ड है। तो इन जनरली तो कोई ऐसा नहीं था। वैसे इन जनरल मैं एक्चुअली अक्सर लोगों को ना बीच में लेकर आता हूँ कि सोचो कभी मेरे जो टॉपिक है उस पर हम आएंगे। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हम सोचो कभी पे ही चल रहे हैं। ये सबके लिए ऐसे ही चल रहा है कि सोचो कभी कि ये सब कुछ भी होता है। जी बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो बस ये तो
मैं समझती हूँ कि इंडस्ट्री के साथ साथ अगर आप समझते हैं ना कि किसी एक्टर की क्या जिंदगी लेकिन है, हमने बहुत जल्दी सारी चीजों को रियलाइज कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया। बस जितनी जल्दी आपका सफर शुरू होता है ना, उतनी जल्दी आप बीच में भी, मतलब आप समंदर के बीच में भी आ जाते हैं ना, उतनी जल्दी आप गहराई में भी पहुंच जाते हैं। तो जितनी जल्दी मैंने स्टार्ट किया था उतनी जल्दी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी वही वाली बात आ गई, वालिदा ने हमेशा सिखाया है कि आपको अगर ठोकर लगी है ना तो चलो कोई बात नहीं, वो तो लग गई, लेकिन उससे कुछ सीखो भी। अगर आपने सीखा ही नहीं तो फिर उस ठोकर का क्या हाँ, फायदा? कोई फायदा नहीं। तो आपने कुछ भी, एक बार हो गई गलती, हो गई 2 बार हो गई गलती, हो गई, लेकिन फिर तो बेवकूफ़ी है ना। आपको कोई ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां आपसे हुई हो जिसमें आपको अभी भी ये गिल्ट होता हो इंटरनली हाँ। कि यार ये ना होता ना तो ये बेहतर था मेरे लिए? कुछ ऐसी है लाइफ में? मेरी लाइफ में भी है, अमूमन सबकी लाइफ में होती है। हाँ, नहीं बिल्कुल है, कुछ चीज़ें हैं, कोई मतलब कुछ हैं ऐसे वाक़यात कि मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये बेवकूफ़ी ना करती। तो आज डिफरेंट फेज में होती हैं। आज मैं डिफरेंट फेज़ में हूँ। ओके। लेकिन मैं फिर कहीं न कहीं शुक्र अदा भी करती हूँ कि अगर वो ना होता तो शायद ये भी ना होता। तो फिर मैं मेरी भी शायद फिलॉसफी कहीं 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 यही चलती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई मेरी लाइफ में जो मुझे लगा यार मैंने ये भी कर दिया। ये भी कर दिया, हाँ। तो फिर मुझे अब जाके रियलाइज होता है कि शायद अगर मैंने उस वक्त ना किया क्या होता होता? तो शायद अभी मैं कुछ और ही कर रहा गड़बड़ी होता। हाँ, कुछ और ही कर रहा होता। जैसे कि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी जब मैंने मीडिया अच्छा, वहाँ ज्वाइन तक, किया। हाँ। जी, जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, लेकिन मैंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कोई इतनी अच्छी स्टूडेंट थी भी नहीं, ना मैं पढ़ने में कोई इतनी लायक व फाजिल थी। लेकिन ये है कि लेकिन ये था कि मेडिकल तक आप गई। हाँ, मेरी वालिदा भी, की बड़ी हाँ। ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने मैट्रिक अपना साइंस से किया, प्री मेडिकल किया, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, एसएमसी मैंने ज्वाइन किया, और फिर जब मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया तो मैंने उसे बहुत जल्द छोड़ दिया। तो आज कोई मुझसे पूछता है कि क्या आपको रिग्रेट है, तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं वो ना करती तो फिर मैं ये ना करती, फिर मैं वही करती रहती। और जो हो रहा है वो मंजूरी खुदा है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम कितना कर लेना कोई प्लान, हाँ, मैं कहूँ जी मैंने ये प्लान मैंने कर ये लिया, प्लान अगले कर साल लिया, वो हाँ, टिकट भी होगी मेरे हाथ में, जहाज नहीं उड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और क्या पता मैं डॉक्टर बन के मैं इतनी अच्छी डॉक्टर ना होती, अगर मैंने बंदे ही मारने तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, फिर मैं एक्टर ही ठीक हूँ। तो फिर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा कोई काम होता तो इससे बेहतर है। जैसे भी आपने ये बताया ना कि आपको एक रिग्रेट कहीं ना कहीं समाओ ये होता है कि मैं मेडिकल तक गई और फिर मैं यहाँ, हाँ। और कोई इसके अलावा ऐसा लाइफ में जो बिल्कुल आपको लगता हो कि यार ये क्रंच था बिल्कुल कि यार ये तो मैं नहीं करती तो बेहतर था, अभी तक उसका रिग्रेट चल ही रहा है, ऐसा कुछ होता? ऐसा कुछ तो एज सच तो नहीं है, लेकिन ये है कि तायब्बू के बेटे से मंगनी कर दी थी मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालिदा ने, और बहुत अच्छी फैमिली है, आज भी मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। जितनी इज्जत मैं अपने अब्बू की करती हूँ उतनी इज्जत अपने तायब्बू की भी करती हूँ, और मेरे माँ बाप जितने ही क्लोज हैं मुझसे। लेकिन ये है कि उस वक्त मेरी वालिदा ने कहा कि ये इट्स टू अर्ली। हाँ, इट्स टू अर्ली। अच्छा, मुझे इट्स टू अर्ली नहीं लग रहा था। आपको नहीं लगा? क्योंकि अक्सर ये छोटे बच्चे जो आजकल हैं हमारे 15, 16, 17, 18, जो कहते हैं ना कि संभालना बेसिकली इस एज में पड़ता है, तो उस एज में मुझे लग रहा था कि क्या सब अच्छा है, सब ठीक है, क्यों कर रही हैं आप यूँ, क्या हो गया अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। तो मेरी वालिदा ने कहा नहीं, मैं जल्दी नहीं करने दूंगी, और इसका रीजन अभी नहीं पता चलेगा तुम्हें। उनका विजन था एक। हाँ, एक वक्त पे पता चलेगा। तो खैर फिर वो किसी तरीके से खत्म हुए। खत्म होना गलत नहीं था, लेकिन ये है कि जिस तरह से खत्म हुए वो बहुत गलत था, और वो मुझे एक रिग्रेट है कि ये नहीं होना चाहिए था जिंदगी में। क्योंकि जब आप अपने इतने करीबी रिश्तेदारों से इतना
कुछ गलत हो जाए या मामला बहुत बिगड़ जाए तो फिर वो एक दिल में रह जाती है कहीं ना कहीं वो बात। और ये अमूमन हो जाता है, हो जबकि जो जाता है। मामला बहुत इजी और अच्छे से होना चाहिए ना, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी कि बीइंग अ मुस्लिम और हम सब चल रहा होता है, लेकिन जहाँ इस तरह के मसाइल आते हैं ना, हाँ जी हम ही बिल्कुल। सबसे खतरनाक हो हम जाते ही हैं और खत्म हम ही हो माफ नहीं करते और हम बिल्कुल कहते ऐसा शक्ल नहीं ही देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो अब जाएंगे भी नहीं, अब तो हम मौत मैयत पे भी नहीं जाएंगे, ये तक मैंने बातें सुनी है। सबसे और इसकी आयरनी ये है कि मेरे अब्बा ने ही ये सब किया था कि हम नहीं जाएंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, वो अब्बा ही चले गए, क्योंकि सबसे पहले हाँ, अब्बा ही गए, हाँ, ये खून के रिश्ते हैं, कभी खत्म क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं कभी खत्म नहीं और होने, ये लेकिन खत्म वो इतने नहीं होते। जज्बाती होते हैं। वो इतने जज्बाती उस वक्त और उस वक्त आप वाकई ही गुस्सा सही हराम है कि आप अपनी आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कह रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। मैंने नम्रा पता है, मैंने ऑनेस्टली मैंने अपनी फैमिली में देखा है कुछ लोगों को जिन्होंने कहा कि हम मरने पे भी नहीं आएंगे, देखिए ना, और नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। ये बड़ी बात है। मतलब सिर्फ इस वजह से कि वो हमने कह दिया था, तो हमारी अब हम ईगो हमारी जो है ना, ईगो। वो पता नहीं कहाँ जाके हिट हो जाएगी अगर हम चले जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे देखा कि आए तो ऐसे आए कि पता ही नहीं चला कि आए थे, कि सगे बहन भाइयों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम इस तरह के हालात हैं हमारे, लेकिन अगर अब्बा चले गए आपके तो वो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो कुछ टाइम बाद ही उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि नहीं, और इवन मेरे ताया भी, उन्हें ये रियलाइज हो गया था, तो उन्होंने ही बातों में बहन भाइयों के रिश्ते ये छूटने ही नहीं है। हाँ नहीं, बहन भाइयों में मैं समझती हूँ ये बड़ा अलग रिश्ता है बहन भाई का। आपके हैं बड़ा, मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ा भाई, और आपका कैसा रिलेशन है उनके साथ? मैं वही वाली बात दोबारा कहूंगी कि मेरा भाई बाकी जो एक बाप का रोल होता है ना, वो मेरे भाई ने अदा किया है कि जिस तरह बाप बच्चों को संभालते हैं कि अगर उनसे कुछ हो जाए, जैसे वो गिर जाए, तो जैसे बाप संभालता है, वो मेरे भाई ने वो रोल अदा किया है। और जिस तरह मैं हर चीज में बहुत क्लियर हूँ, वो भी बहुत क्लियर है। अम्मी है ना पीछे, हाँ, बहुत क्लियर है वो, कि अच्छा पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना भाई, इसलिए नहीं पढ़ना, लॉजिक। अच्छा क्या करना है भाई, ये करना है, अच्छा ठीक है। तो सब जानते हैं कि जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट की तो शुरू की 2 से 3 साल मेरी वालदा हर सेट पे मेरे साथ जाती थी। तो मेरे भाई ने कहा कि अच्छा तो अम्मी साथ जाएंगी, मैंने कहा हाँ जाएंगे, ठीक है तो फिर इनको ले जाओ, जो करना है करो। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी साथ जाएंगी, इसलिए कहते नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अम्मी साथ जाएंगी, मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें अगर माँ साथ जा रही है तो इससे बड़ी अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपके साथ आपके वालिद या वालदा आ रहे हो या कोई एक गार्डियन आ रहा हो। मैं समझती हूँ अगर एक डॉक्टर भी हॉस्पिटल जाता है तो अकेले ही जाएगा, बैंकर अगर बैंक जाता है तो अकेले ही जाएगा, इंजीनियर अगर कंपनी में या फील्ड पे जाता है तो अकेले ही जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर उसके बाद मेरी वालदा के हेल्थ इश्यूज आ गए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और फिर इतने मसले हो गए, तो मेरी वालदा फिर मेरे साथ नहीं आती। अब तो माशाल्लाह मुझे इतना टाइम हो गया, लेकिन ये है कि मेरा भाई हमेशा हर चीज़ में बड़ा क्लियर रहा है, अभी भी। और एक फादर फिगर वाली, बहुत ज़्यादा फादर, बहुत अच्छी बात। और आपकी बाउंडिंग भी बहुत ज़्यादा बाउंडिंग नहीं है, ये एक बड़ा अलग रिलेशन है। जैसे मैंने कहा भाई बहन का बहुत ज्यादा बाउंडिंग यूं नहीं है, क्योंकि वो बाहर रहता है, यूरोप में रहता है माशाल्लाह, तो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती। लेकिन जैसे एक बाप होता है ना, हाँ, वो बाप अपने बच्चों से भले ये ना कहे कि मुझे तुमसे प्यार है, या वो ये ना जताए कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, बट ही इज देयर एंड ही विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ट्रू, ठीक है। अगर एक अच्छा वालिद होगा तो अच्छे वालिद साहब जो होते हैं, जो अच्छा बाप होता है, वो ये ध्यान रखिएगा कि मेरी बच्चों की एजुकेशन, और एक बेटी है तो फिर उसकी एजुकेशन के बाद, और अगर मुझे सेविंग्स करनी है तो मेरे बच्चों पे किस तरह लगानी है। क्योंकि माँ बाप तो अब माँ बनने के बाद ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि माँ बाप फिर जो भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, औलाद के लिए कर रहे होते हैं।
इवन वो कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं या कहीं दावतों में भी जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि बच्चा क्या पहनेगा। बिल्कुल, उनको खाने की भी फिक्र होती है कि ये पहले खा ले, वो इसको दावतों खिलाते में भी हैं। जाते हैं तो यार वहां पे तो ये बना होगा तो ये खा पाएगी, छोटी है ना बेटी तो मुझे होता है यार ये खा पाएगी, इसको क्या देंगे, अच्छा इसको आलू दे देंगे, उसका अच्छा अलग ठीक है से ये एक अच्छा एक काम कर लेते मैं बना के ले जाती हूँ तो वही रहेगा, अच्छा इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां ये वाली चेयर होगी यूं होगा। तो अब समझ में आता है कि माँ बाप बनने के बाद सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरे भाई ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा क्या बात है। कि अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा ठीक है तो मुझे सेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किन चीज़ों के लिए करना चाहिए, अच्छा शादी हो रही है तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह वहाँ रहना है, मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, फिर अपने बहनों ही से कैसा रिलेशन रखना चाहिए। वाह, तो ये चीज़ें पता नहीं हम दोनों भाई बहनों को ये चीज़ें ना सिखाने की ज़रूरत पड़ी, बस खुद ब खुद आ गई। अम्मा थी ना पीछे, अम्मा सब। बिल्कुल, हाँ, मेरी वालिदा की तरबियत। जिन बच्चों की माँ बाप से अटैचमेंट होती है वो बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ ये तो और है। मैंने ये बाकायदा खुद नोटिस किया है कि जहाँ माँ बाप बच्चों के साथ हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं, उनको अपनी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो बच्चे बहुत सेंसिबल और बहुत कंपोज, sensible होते हैं। बहुत, क्योंकि मैं देखता हूँ। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है माँ बाप होते हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं, ख्याल भी रख रहे होते हैं, लेकिन टाइम साथ स्पेंड नहीं कर रहे, नहीं करते, सही बात है, सही है। जिसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। वो फिर वो बच्चे खुद ही हाँ, कुछ सीख रहे होते हैं, खुद ही कुछ कर रहे होते हैं, वो गूगल से कुछ सीखने चाह रहे होते हैं, वो हाँ, कोई एआई से घुस जाते हैं, वो कोई, सही बात है। वो जो बाप, मैंने जो कुछ सीखा अपने अब्बा से सीखा, और ऐसा सीखा कि मैं कहता हूँ अगर मैं चलता भी हूँ ना तो वो मैं अपने अब्बा ने जो इस तरह बताया है वैसे चलता हूँ, क्योंकि मैं वैसे पिटा हूँ चलना। चलने पे, जमीन पे ना वो खच्चर खच्चर आवाज आ रही। आवाज आ रही है। हाँ। एक बार मना किया, भूल गए, दूसरी बार तीसरी बार पड़ गया, भरी महफिल में पड़ गया कि ये क्या तरीका चलने का। तो खैर ये मैंने देखा है कि जो माँ बाप के साथ, जो माँ बाप के साथ बच्चे अटैच होते हैं, और मैं समझती हूँ ये माँ बाप का ही रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है। ये माँ बाप ही होते हैं जो अटैचमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर उसे बढ़ाते हैं, फिर एक लेवल आता है कि वो कहते हैं कि अब ये तो जनरेशन गैप है, समझ रहे हैं आप। हाँ, जैसे कि अब मैं एक 90 किड हूँ, ठीक है, तो मैं समझती हूँ मेरे और मेरे माँ बाप का इतना जनरेशन गैप नहीं है, लेकिन अब जो मेरी औलाद हुई है वो 2023 में हुई है, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बीच में एक जनरेशन गैप आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा एक वो कहते हैं ना स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट है, उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन आप में जो आपकी अम्मी से चीजें आई हैं, हाँ, वो मैं चाहूंगा कि वो मैं बड़ी उम्मीद करती वो हूँ आपने कि करना होगा। वो चीज मेरी अम्मी से उसमें आ जाए, मुझसे ना आए, वो चीज मेरी अम्मी से उसमें आ जाएगी। मैं समझती हूँ कि मैं अभी भी मैं समझती हूँ कि मैं अपनी अम्मी का 10% हूँ, जितना मेरी अम्मी की सोच है और जैसा मेरी अम्मी का मिजाज है वो मेरा नहीं है, वो मुझ में इतना सब्र नहीं है जितना सब्र मेरी माँ में है और जितना सब्र वाकई औरत में होना चाहिए। ये एक चीज़ मैं लैक कर गई हूँ, मुझ में इतना सब्र नहीं है जितना औरत में होना चाहिए या जितना मेरी माँ में है मुझ में नहीं है। शायद टाइम के साथ भी चीजें तो होती हैं। हो सकता है कि, लेकिन इतनी लेट ना आए ना सब्र की कोई नहीं, अभी फायदा तो ही वो ना भी तो 10 महीने की है ना। मुझ में मैं अपनी नहीं, आ बात कर जाएगी, रही हूँ आ कि जाएगी। मुझ में इतनी लेट ना नहीं, आए ना नहीं, कि आ कोई जाएगी। फायदा ही ना बचे कि नहीं, ये आ तो जाएगी। बहुत देर करती बेटा। जब वो बड़ी हो रही होगी तो आप और, अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें उससे मेरी माँ से ही मिल जाए। अम्मी कहती हूँ मैं अम्मी संभाल के लूंगी। अलावा लगता है कि खानदान में वो कौन, आपको ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज हों खानदान में, अम्मी के अलावा? अम्मी की या भाई है या हाँ भाई है, भाई है, भाई क्लोज है, लेकिन भाई वही वाली बात है कि वो have certain हाँ barriers and, बैरियर्स, हाँ, बट ही इज लेकिन देयर, he is there। और मुझे पता है कि वो हमेशा रहेगा। और कौन आपको लगता है कि कजन्स में या कोई जिसको आप कहना यार ये है भाई मेरे सबसे क्लोज? मुझे लगता है कजन्स में भी कोई आज सच नहीं है, नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सब बड़े हो रहे हैं, अपने मामलात में मसरूफ हो रहे हैं, और ज़िंदगी अब जैसे जैसे
टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, वो और तेज होती जा और रही है। बिल्कुल टाइम ही नहीं है अब तो, वो किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठे, नफसा वो नफसी मिले, चल रहा है। बहुत ज्यादा। तो दोस्त हैं पुराने हाँ, दोस्त हैं। वो और मैं अभी किसी को बता रही थी कि मैंने अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत महदूद रखा है, बहुत छोटा, क्योंकि बेसिकली मेरी जो आदत है वो है बहुत जल्दी जेलन हो जाने की, बहुत जल्दी बात करने की, बहुत हाँ। जल्दी घुल मिल जाने की। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, जेलन हाँ, हो तो जाते वो हैं, आप फिर लोग आपका फायदा उठाते हैं, फिर लोग आपको धोखे देते हैं, आपको ब्लफ करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं समझती हूँ कि ऐसे इंसान का जो बहुत जल्दी ओपन हो जाए ना, उसको अपना फ्रेंड सर्कल छोटा रखना चाहिए, और जो बहुत क्लोज्ड इंसान होता है ना, उसे अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता, वो अपनी बातें छुपाता है, और वो उसे जब दिल करेगा, उस जिस दोस्त से जो चीज़ चाहिए होगी वो चीज़ उसे मिल जाएगी। किसी से समझदारी चाहिए होगी, किसी से कोई और हेल्प चाहिए होगी, किसी से इमोशनली हेल्प चाहिए होगी, किसी से मेंटली पीस चाहिए होगा, तो वो उनके पास चला जाएगा। लेकिन मैं अपना फ्रेंड सर्कल बहुत बहुत महदूद रखती हूँ, बहुत छोटा। और आप फन लविंग हैं, बहुत एंजॉय। हाँ, जो लोग आपके करीब हैं वो कहते हैं भाई ये होनी चाहिए, बस तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। अच्छा ये है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिलने वाला यूं नहीं कह सकता कि यार ये क्या था, ये हम किससे मिले। हाँ, अगर कोई मुझसे पहली बार दूसरी बार मिला है तो वो कहेगा कि यार हम एक अच्छे इंसान से मिले हैं, हम एक समझदार इंसान से मिले हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या था, और मतलब नहीं, जिसे ना बात करने की तमीज है, बिल्कुल ना तरीका है, ना कुछ अता पता है, ना वो कहते हैं ना शक्ल ना अकल वो वाला हाल नहीं है। लेकिन ये है कि कोई पहली बार दूसरी बार मिलता है तो उसे शक्ल से मुझे ये बताएं कि आपको कभी कोई किसी ने ये कमेंट किया है कि आप किसी से मिलती हैं, ऐसा कुछ है? अब मुझे आप बताएं, पहले आप बताएंगे कि मैं किस नहीं, मेरा तो ये था, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता इसके ऊपर, लेकिन मुझे ये था कि पहले तो मुझे लगा था जो कोई हैं एक्ट्रेसेस हमारी, उनके साथ मुझे आपकी बड़ी फर्स्ट टाइम पे जब मैंने आपको देखा था तो मुझे लगा यार ये तो तीसरी हैं शायद, ये दो हैं और ये तीसरी हैं। लेकिन अभी जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे पर्सनली भी ये फील आया है कि हमारे पड़ोस में इंडिया में जो काजोल हैं उनसे आपका काफी बहुत आपको ये मिले बहुत कमेंट्स, बहुत ज्यादा। इवन अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो बात भी उसकी तरह करती है, ये तो एक्टिंग भी तो उसकी तरह करती है। कैसे सीखा उसकी तरह बात करना? अस्तगफिर। इसके लिए आपने बिल्कुल भी नहीं। काजोल की मूवीज देखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। आपको शुरू से है लगता है या ये अब होने लगी हैं बातें कि काजोल से मिलती हैं आप या कुछ? मेरा पहला ड्रामा इवन जो आने हुआ ना, तो उस पहले ड्रामे से यूट्यूब पे कमेंट आए कि ये तो काजोल है, काजोल। अच्छा, काजोल के भी फेजेस हैं। हाँ, एक शुरू की काजोल है, हाँ, वो समथिंग है, वो बिल्कुल अलग एक हाँ, था, और अब एक काजोल है, और एक बीच में एक काजोल थी, तो तीन मैंने काजोल को देखा है। अब लोगों को मैं कौन सी वाली लगती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मिलाते मुझे, कंपेयर मुझे काजोल से करते हैं। और आप मिमिक्री भी करती हैं आपने बताया, तो काजोल की तो नहीं करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अपने आर्टिस्टों की या किसी की करती हैं? नहीं, मैं बेसिकली किसी की मिमिक्री नहीं अच्छा। करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहीं अल्लाह ना करे कोई ऑफेंड हो जाए, ये तो मेरी नकल उतार रही है, नहीं। अच्छा, ये वैसे ठीक भी नहीं है, लेकिन वैसे आप करती हैं, आती है आपको किसी? नहीं, बेसिकली वो होता यूं है कि आप जैसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि यार उसने यूं बोला, तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो उस बंदी ने मुझे यूं बोला, मैं बोलूंगी हाँ नहीं उसने यूं बोला, मैं उसकी तरह करके बता दूंगी कि वो तो ऐसे कह रही थी। तो वो फिर उसमें लोगों को लगता है कि यार देखो ये मिमिक्री कर रही है, तो वो अब उससे कोई ये समझे कि मैं किसी की नकल उतार रही हूँ। तो बाकी अदरवाइज मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि चार दोस्तों को बिठाया और मिमिक्री करना स्टार्ट कर दी कि पहचानो ये कौन है। मैं ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन यू आर गुड इन मिमिक्री, ये आपको पता है? आई डोंट नो एक्चुअली, मे बी आई कैन, लेकिन ये है कि वैसे कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैं किसी की नकल उतारूं या मैं किसी की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी नकल करेगा मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी नकल क्यों कर रहा है। लेकिन मैं भी मैं जो चीज मुझे बुरी लगती है वो काम मैं करती नहीं हूँ, किसी और के लिए भी नहीं करती। अच्छी बात कि अगर मुझे एक चीज बुरी लग रही है कि यार, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत हद से ज्यादा मजाक करते हैं, तो वो मैं खुद भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है।
कि क्योंकि जब हद से ज्यादा मजाक मुझे बुरा लग रहा है तो मेरा भी किसी को बुरा लग सकता है, तो इसलिए वो मैं नहीं करती। इसी तरह मिमिक्री का भी है कि मुझे अगर कोई मेरी नकल उतारेगा तो मुझे उस वक्त मैं हंसूंगी कि हाँ 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 हाँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, somehow आपको कहीं वो मुझे hit हो रहा होता है कि यार बहुत बुरा लगेगा कि यार ये मेरी नकल उतार रहा है, मेरी नकल कर रही है, क्यों? तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा। हाँ, अगर मेरे किसी कैरेक्टर की कोई नकल कर रहा है, दैट्स समथिंग एल्स। आपका अपना कोई कैरेक्टर जो अलग था, जिसमें आपको आवाज भी बनानी पड़ी हो, आपको एक्ट भी अलग सा करना पड़ा हो? नहीं, मुझे एज सच ऐसा कोई अभी तक कोई कैरेक्टर नहीं ऐसा मिला नहीं कि जिसमें मुझे आवाज भी बनानी पड़े या मुझे कुछ अलग सा मैंने उसमें इतना कुछ ऐड किया हो मुझे अभी तक, क्योंकि बेसिकली वो जो कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ी बड़ी एज के होते हैं जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो वो अगर कभी कोई इस तरह की कोई चीज़ मुझे मिली जो मैं समझती हूँ करनी भी चाहिए, या तो पहले आप नॉर्मल एक्टिंग पे इतना कमांड हासिल कर लेना कि फिर कुछ और करें तो वो अच्छा लगे। तो सीधा पहले सीधा बोलना तो सीखना। हाँ, पहले ये तो जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है सीधा बोलना। सबसे मुश्किल एक्टिंग है नॉर्मल एक्टिंग। आप एक्टिंग करें, एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए, ये सबसे मुश्किल काम है। पहले वो तो कर लें, फिर पहले इस पे अबूर हासिल हो जाए, उसके बाद फिर कुछ नया करेंगे ताकि वो अननेचुरल ना लगे, बुरा ना लगे। ठीक, बिल्कुल। कोई मेंटोर है फैमिली में या फैमिली से बाहर, या कोई इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग या नॉर्मल लाइफ में वैसे भी कि यार ये मुझे लगता है कि यार ये जबरदस्त है, बेस्ट मैंने? बेसिकली वैसे तो मेंटोर तो मेरी अम्मी ही लगती है, ऑफ कोर्स। बाकी ये है कि एक्टर में मैंने जैसे साकिब समीर का नाम लिया था, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ही इज़ वेरी 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 पॉजिटिव पर्सन। मैंने आज तक उस इंसान को किसी की बुराई करते नहीं देखा, और मैंने कभी भी उस इंसान को कोई बुरी बात करते हुए नहीं देखा, या कभी भी मेरा उन्होंने मोरल डाउन नहीं किया। अगर उनके साथ कोई इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके साथ कोई बहुत गलत कर रहा है, वो मेरी एक सेट पे थे, वो एक आर्टिस्ट में नाम नहीं लूंगी, हो जाता है, उनके साथ थे, तो वो उन्हें इतनी बुरी तरह झाड़ रहे थे, इतनी बुरी तरह डांट रहे थे कि मैं उन्हें देख रही थी। ही वाज क्वाइट एंड ही वाज लाइक इट्स ओके। इवन जब मैंने कहा यार ये क्या था, तुमने क्यों नहीं सुनाई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा गुस्सा आ रहा है ना, कह रहे हाँ लग रहा है क्या, मैंने कहा नहीं, कहता नहीं कुछ नहीं, सही ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अट्रैक्ट करती है साकिब समीर की, वो ये है कि एक तो वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, ऊपर से इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा इंसान भी, बहुत पॉजिटिव इंसान है। और मुझे कहते हैं कि वो बहुत नालायक हूँ मैं वो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बात करने का तरीका है उनमें भी, बहुत चीज़ें उन्हें आती हैं, और हमेशा मुझे एक अच्छी चीज़ के लिए अच्छे के लिए वो मुझे अक्सर उस चीज़ के लिए गाइड करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि जी तुम्हें अच्छा करना है, अच्छी चीज़ों पे गौर करना है, बहुत अच्छी बात, जो चीज़ है उसकी शुक्रगुजारी करनी है, जो चीज़ नहीं है उसके लिए रो के क्या करना। असल तो गेम ही यही चल रहा है, ना शुक्रियों पे ना शुक्रिया, और ना शुक्रियों पे ना शुक्रिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो चीज नहीं है उसके पीछे भागने की बजाय जो चीज है उसका शुक्र अदा कर लो, फिर जो नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके अंदर पेशेंस कितना है, रखती हैं, या आप कहती हैं अरे मैं अभी बताती हूँ, ये तो नहीं होता? वो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पेशेंस बहुत कम है मुझ में, इतना नहीं है कहीं नहीं, मतलब ये नहीं होता यार चलो इसको क्या बोलूं, छोड़ो। हाँ होता है, अब थोड़ा होता है कि यार जैसे कि अगर कोई बात हो गई कि मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपकी लड़ाई हो रही हो ना, तो जरा इस बात का ख्याल रखो कि लोग ये देखेंगे किससे हो रही है। मतलब अगर मैं किसी स्पॉट से, ठीक है, या किसी जूनियर आर्टिस्ट से लड़ती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, मतलब कभी भी किसी ऐसे बंदे से नहीं लड़ना चाहिए ना जो आपके लेवल से भी कहीं ज्यादा बेचारा नीचे हो। कम से कम एटलीस्ट वो आपकी मेंटली या फिजिकली उस लेवल पर तो वो जिससे आप लड़ रहे, तो फिर वो समझ में आया कि हाँ यार। और आप हुई है आपकी कोई इस तरह? आप लड़े? हाँ, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं सेट्स पे, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग क्या कहते हैं भाई, बहुत ये तो भाई मुंह पे सुना देती है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं। और जो जानते हो कहते हैं भाई इससे दूर रहना, ये बोल देगी,
ये तो नहीं होता। नहीं, जो जानते हैं वो इस चीज को समझते हैं ना, जो जानते हैं वो इस चीज को समझते नहीं, वो अगलों को बोलते हैं उन्हें तो इससे हाँ देखिए मेरे दोस्त वही हैं जिन्हें पता है कि यार ये इसके ट्रिगर इसकी पॉइंट्स हैं, इस जगह पे मत जाना। वो पहले कहते थे कि ये क्या कर दिया आपने। जैसे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे इरफान मोती वाला, वो मेरे साथ एक सेट पे थे। अब वहां पे एक डायरेक्टर से एक साइलेंट वॉर चल रहा था 2-3 दिन से। मुझे उनकी कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही थी और जो मुझे लग रहा था कि ये प्रोफेशनल चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने इतने साल से जो देखा है यही प्रोफेशनलिज्म है। वो कुछ अलग कर रहे थे तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो वो एक साइलेंट वॉर अंदर ही अंदर साइलेंट वॉर चल रही है। मतलब मैं इनडायरेक्टली उन्हें बता रही हूँ कि बेटा ये यूं नहीं यूं होता। उन्हें नहीं कह रही, वो खड़े हैं और मैंने कह रही हूँ बेटा ये यूं नहीं होता, ये अंदर चल रहा है। और उन्होंने सुन लिया और फिर वो किसी और को कह रहे हैं कि एडी को जाएं, उनको यूं कह दें ये वो, और मैं बैठी हूँ मुझे सुना। ये 2-3 दिन से चल रहा है। और फिर चौथे दिन उन्होंने कोई ऐसी बात की तो इरफान मोती वाले ने कहा बॉस ये आपको नहीं करना चाहिए था, वो शूट नहीं करेगी। मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो बॉस वो नहीं करेगी। और यही हुआ कि मैंने बैग उठाया, मैं कहा मैं जा रही हूँ। तो ये क्या हरकत है। उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था ना वो नहीं करेगी, आपने गलत बोल दिया। He knows कि भाई ये इसका कि ये he knows even all my friends, even my female friends जो मेरी स्कूल फ्रेंड है, जो मेरी जो मुझे लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि ये इसका ट्रिगर पॉइंट है। तो इसे इन चीजों पे नहीं बोलना तो नहीं बोलना। और वो फिर उस पर बहुत जल्दी रिएक्शन आ जाता है। मैं कहती हूँ ना कि मेरी वालदा जितना सब्र नहीं है मुझ में। मेरी अम्मा आज भी इस मुकाम पर भी 2 बच्चों की माँ है, बल्कि अब तो नवासी है, वो सोचती हैं कि मुझे कहाँ गुस्सा करना चाहिए और कहाँ नहीं। आज भी कोई पड़ोस या कोई उनकी दोस्त या कोई यूं नहीं कहेगा कि तुम्हारी अम्मा तो शुरू हो जाती है, लेकिन मेरे बारे में कहेंगे कि यार ये तो क्या है यार, ये तो लेकिन मुझे एक बात ये है ना कि अभी जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें मुझे लगा कि आप एक बहुत चीजों को अंडरस्टैंड करने वाले। हाँ, लेकिन आप एक क्लियर होते हैं ना जब चीजों पे, तो क्लियर होने का ये नुकसान है कि आप मैं इस चीज पे क्लियर जल्दी आ जाता है। हाँ, आ जाता है और उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है, चला भी जाता है। ये प्रॉब्लम है कि अगर गुस्सा किसी चीज पे जल्दी आ जाता है तो बहुत जल्दी रियलाइज होता है कि शिट ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उस पे फिर मैं माफी भी मांगती हूँ। अरे माफी भी, जो लोग मुझे जानते हैं क्या बात, वो इस बात से अग्री भी करेंगे कि नहीं ये माफी भी मांगेगी। अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया है और बहुत गुस्से में गलत किया है तो मैं फौरन she will come to me and she will say sorry, she will apologize। तो ये उसे पता होता है कि हाँ ये सब्र करो, अभी आती है ना मैं बताता हूँ, या आती है ना मैं बताती हूँ, तो वो उसको पता होता है। इवन मेरे प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो डायरेक्टर्स, उन्हें पता होता है अभी आएगी, अभी देखना यूं करेगी। और मैं उनसे बोलूंगी यार वो तो मैं तो बस हीट ऑफ द मोमेंट पे मैंने कह दिया था, सॉरी यार मैंने गलती से आपको कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और ये हरकत नहीं करती मैं कि मैंने 5 के सामने किसी को अगर जलील किया तो मैं माफी, जरा साइड पे आना, तुमसे एक बात कहनी, नहीं उधर ही क्योंकि जब आप किसी को बेइज्जत 5 के सामने कर सकते हैं, कर दिया तो आपने फिर सॉरी, तो फिर आप माफी भी तो 5 के सामने मांग सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इतनी समझ है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, वो है माय एंगर इश्यूज। गुस्सा मुझे जल्दी आता है, वो अब आहिस्ता उसको लेट्स सी। मुझे काफी, जब मुझे बहुत दिनों तक गुस्सा नहीं आता तो मुझे लगता है कि अब मैंने कंट्रोल कर लिया है, अब नहीं आता मुझे गुस्सा। फिर कुछ हो जाता है, फिर वही जो समझ आए, जैसा दिल करे वैसा आप, जो कि नहीं करना चाहिए इंसान को किसी भी हालत में, चाहे गुस्सा हो, कहते हैं बहुत ज्यादा बात ही खत्म हो गई ना, गुस्सा हराम है। और बहुत ज्यादा खुशी में मैं भी कोशिश करता हूँ और बहुत कर जाता हूँ, ये हमारा है प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा गुस्से में कभी कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। और आप नोट करें, जब मुझे एक और बात भी है कि आप ना गुस्से में ऐसा काम ना कर जाएं जो फिर उसकी कोई तलाफी ना हो। मेरे दोस्त जो भी है ना, वो यही कहते हैं कि भाई दरवाजा रखो कि वापस जा सको। बिल्कुल ये बात तय अगर है। सारे वो दरवाजे ही बंद कर दिए ना आपने, अगर यूं, फिर तो आप ऐसे गुस्से से मैं डरता हूँ वाकई। मैं अपने घर में भी ये बात करता हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ, बाज दफा बाइस भी हो जाता हूँ थोड़ा कि भाई गलत भी लगता है मुझे कि यार ये गलत था, लेकिन
गुस्से की लिमिट को यहाँ तक रखता हूँ कि चीज़ें खराब ना हो। ना हो, बिल्कुल। उसमें कुछ समझा भी देता हूँ, कुछ बोल भी देता हूँ, एक आध दफा जरा कुछ ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि गुस्सा उस लेवल तक जाए जहाँ चीजें खराब ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना फिर आप एक वो कहते हैं ना, रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है, आपकी अपने भी लफ्जों की अहमियत खत्म हो जाती है, आपकी वर्थ खत्म हो जाती है। जब सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि ये तो कभी भी कुछ भी कह देता है यार, कुछ भी कह देती है, इसको तो समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, कह क्या रही है, बोल क्या रही है, तो हो जाता है, कभी कभी कर जाता है। लेकिन अब लेट्स सी कि किस टाइम पे, किस वक्त पे ये चीज़ कंट्रोल होती है और किस तरह होती है। नम्रा, अगर आपसे ये सिर्फ पूछा जाए कि आप जितनी भी हमारी यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देंगी कि इंडस्ट्री में आए और जम के काम करें और कोई इतनी हर्डल्स नहीं होती कुछ इस तरह, क्योंकि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने फेस की हैं चीज़ें जो? देखिए, मैंने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। काफ़ी चीज़ें फेस करने से मुराद, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, हमेशा। ये मेरी माँ की दुआ है और उनका अपना जजमेंट है कि नहीं, तुम्हें इधर काम करना चाहिए, इधर काम नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता था कि हम एक जगह जाते थे और अम्मी देखती थी और लोगों को देखती थी, लोगों से बात करती थी और अम्मी कहती थी कि अब हम यहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने वो जज कर लिया पूरा एनवायरनमेंट के क्या चल रहा है। और फिर जब मैं टैलेंट एजेंसी गई और अम्मी उनसे बात की, उन्होंने ऑडिशन दिया, तो अम्मी ने कहा हाँ ये जगह मुझे सही लग रही है, ये लोग मुझे ठीक लग रहे हैं, इनके साथ काम करो, प्रोफेशनल हैं, जरा तरीके के लोग हैं, बात करने के तरीके हैं सब, अरे तो इज्जत वाले घर वाले लोग हैं, इनकी भी अपनी बहन बेटियां होंगी, तो ये कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, इनके साथ करो। तो एक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले, और दूसरी बात ये है कि कभी जल्दी नहीं मचाई जिंदगी में, हौका नहीं हुआ कि बस हौका नहीं कि यार 2 साल हो गए माहिरा खान नहीं बन रही हूँ मैं, या 8 साल हो गए काम करते हुए, यार मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैं तो महविश हयात नहीं हूँ, मैं तो माहिरा खान नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, कभी नहीं हुआ ये। और आप यकीन करें, अल्लाह गवाह, कभी इस चीज की दुआ भी नहीं की ठीक है कि अल्लाह मुझे सुपरस्टार बना दे, नहीं, जो कर रही हूँ इज्जत के साथ, साथ खैरियत के साथ, अपने सुकून के साथ ये कर लूं, जो है वो सबसे बेस्ट है भाई, बेस्ट है, बाकी अल्लाह तेरे हवाले, तेरे आसरे। और है नाम बनना होगा ना तो आप यकीन करें 50 साल की उम्र में भी आपका नाम बन जाएगा, और नहीं बनना होगा ना तो आप 100 साल काम करते करते उसमें मर जाएं, दफन हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, दोबारा आपकी जनरेशन खड़ी हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता अल्लाह आपको कहां से किस काम से इज्जत दे दे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है और उनके नाम है। और हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि शक्ल भी है, नाम भी है, पैसा भी है, काम भी आता है, सब कुछ आता है, पता ही नहीं है कुछ, काम ही नहीं। हाँ। कितने ऐसे इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको बड़े नाम बताती हूँ और आप मुझे बताएं कि नहीं इन्होंने ये वाला काम ऐसा किया है कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा आपको। वो अपनी एक्टिंग से फेमस नहीं है, लेकिन है नाम है, मकाम है, तो वो अल्लाह ने अल्लाह की दिन। हाँ। तो मैंने कभी ये दुआ मांगी भी नहीं कि अल्लाह पाक सुपरस्टार बना दे, ऐसा स्टार बना दे कि अनरीचेबल स्टार बना दे, नहीं, जो कर रही हूँ बस साथ खैरियत के साथ, इज्जत के साथ, सुकून के साथ, सब भूलेंगे हाँ अच्छा काम किया, बस इतनी इतनी दुआएं मांगते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो वो बस ये चीज मैं समझती हूँ हर एक इंसान में होनी चाहिए, इसी को मैं समझती हूँ शुक्रगुजारी कहते हैं। अगर मैं उस वक्त ये कह दूं कि यार मैं आ गई हूँ और मुझे स्टार बनना है और बस सबको ऐसा ड्रामा मिल रहा है कि मैं हो जाए बस मैं और मैं यूं कर दूं, तो मैं समझती हूँ फिर मैं कहीं नहीं होते। ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये या तो ये आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, या तो ये आपको मरवा देते हैं, या तो फिर आप कहीं पहुंचने के लायक नहीं बचते कि आप कहाँ जाएंगे शॉर्टकट्स के साथ।
और हमारी आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम ही यही है कि जी वो फॉलोअर्स बढ़ जाएं, वो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। यही चल रहा है। मुझे अक्सर न्यू कमर्स मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मैं हिट हो जाऊं। भाई अच्छा, गेम यही चल रहा है। जब मैं हिट नहीं हूं तो मैं तुझे कैसे बता दूं? जब मैं यही कहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना सेलिब्रिटी, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अच्छा इंसान मैं हूँ। काम कर रही हूँ। अब मुझे आप यकीन करिए, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अच्छी इंसान नहीं, हूँ मुझे या तो नहीं अभी हूँ। तक जितनी बातें आपने की हैं मुझसे, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी ही औरत का रूप पसंद है जो सेंसिबल हो। और मैं आपकी अम्मी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत आपकी करी है, क्योंकि अच्छा इंसान बना देना कोई माँ अपनी औलाद को, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी उसकी और कोई थी ही नहीं। अल्लाह ने नहीं दी उसको, उसको दिए मेरी औलाद को नेक सौले बना के एक समझदार सेंसिबल औलाद बना के बड़ा कर दे। शी डन द जॉब। उसके पास और कोई जिम्मेदारी थी नहीं। बाकी हमारे यहाँ चल रहा है, सब इंडिया से चला आ रहा है, सास बहू नंदगंद ये सब, ये तो है। औरत के पास एक ही जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी कि औलाद की परवरिश कर दे औलाद की बेहतरीन किस्म परवरिश, की। सही बात और मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी लकी कि मेरी वाइफ भी बच्चों के साथ इसी तरह चल रही है, इसी तरह चल रही है। इतना ही। और मेरी तरफ से ये है कि वो जो आपकी अम्मी ने रोल प्ले किया, वो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, फ्रीडम वाला। ये करो, ये करो, ये करो, सपोर्ट जो वाला। करो, मैं साथ हूँ। सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा नम्रा आपसे मिलके, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो कि मच। एक इतनी सेंसिबल खातून, तो मैं आप कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल मैं कह एक सकते इतनी हैं। सेंसिबल खातून से आज मिला हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरा सो दिल नहीं मच। भर रहा, लेकिन हमें यहाँ पे खत्म करना है। नो प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।